हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 21 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 22 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें जो रिपीटेड सवाल थे उसको स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 व्यास वाले तलों से काटकर 6 बराबर भाग बनाए जाते हैं। इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, आप जानते हैं, मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जब किसी गोले को, ये मान लीजिए गोला है और इसका ये सेंटर है, अगर इसको सेंटर से होते हुए एक कट हमने लगा दिया इस तरह से, तो क्या होगा, गोला दो भाग में बट जाएगा। और बटने से क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपको दो सर्कल क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो एक कट लगाने से दो सर्कल के बराबर जो एरिया है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 6 बराबर भाग में इन्होंने बांटा है, तो कितना कट लगाया होगा, इसका आधा यानी 3 कट लगाया होगा। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए, पहले तो ये कि ये जो गोला था इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई स्क्वायर, आप जानते हैं। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। अब जो नया क्रिएट हुआ है उसका लिखिए। यहाँ पर 3 कट इन्होंने लगाया जिसके कारण 6 बराबर भाग में बट गए। तो एक कट जब लगता है तो दो सर्कल क्रिएट होता है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, आप जानते हैं, पाई r स्क्वायर होता है। उस तरह का 6 सर्कल बनेगा तो यहाँ से 6 पाई r स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सभी टुकड़ों का 6 4 10 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए। यहाँ रेडियस दे रखा है ये 14, तो यहाँ पर 10 लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। रेडियस 14 है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 14 गुना 14। 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, अब नहीं कटने वाला है। इकाई अंक देखते हैं, 2 दूना 4 चौके 16। ठीक है, और लास्ट में 0 आएगा, तो लास्ट में 60 एक ही ऑप्शन में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो एक साथ कार्य करने पर उन्हें 60% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। आसान सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का इफिशियंसी निकालेंगे। ये क्या कह रहा है, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। अब जानते हैं 25% मतलब 1/4। अगर ए 4 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा, 4 से 1 अधिक, यानी कि ये 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए, ए कर रहा है इसको 10 दिन में, ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। अगर इसको हम लोग 10 से गुना कर दें तो 40 यूनिट हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये 40 यूनिट क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों को एक साथ करना है लेकिन 60% कार्य ही करना है। टोटल काम है 40, इसका 60% मतलब 0.6 गुना, और इसको दोनों मिलकर करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा एक साथ, 4 5 9 यूनिट। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको कटाने से हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 0 कट जाएगा पॉइंट के लिए, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा, 8/3 आया है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे, दो वर्गों की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्रमशः ये दिया गया है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है। ठीक है। देखिए, यहाँ वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये है पहला वर्ग का भुजा और ये है दूसरा का, तो दोनों के स्क्वायर करके हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहला का भुजा है 5 + √3, 5 + √3 का स्क्वायर अगर हम लोग कर दें तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा का भी कर देंगे, ये है 5 - √3 का होल स्क्वायर। अब इस पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता फॉर्मूला, अगर बीच में प्लस रहे तो हमें लगाना है 2 × a² + b²। तो a हमारा क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और b √3 है, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 25 3 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56 जो है हमारा आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, 1000 से कम या उसके बराबर तथा 5 या 7 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए आसान सवाल है। ये क्या कर रहा है कि 1 से लेके 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है या फिर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर हमें 5 से डिविजिबल संख्याओं की संख्या निकालना है 1 से लेके 1000 तक, तो क्या करना पड़ेगा? 1000 को 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 200, यानी 200 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। अब 7 से निकाल लीजिए, 7 से अगर निकालें तो उसी तरह आपको 1000 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 एक का 7, 7 चौके 28, 20 हुआ, 7 दूना 14, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद वाले को आपको छोड़ देना है। यानी 142 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो इन दोनों को जोड़ देने से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 या 7 पूछ रहा है, तो इन दोनों में ऐसी भी संख्याएं होगी, मान लीजिए कि 35, ठीक है, 70, जो कि आप देखेंगे तो ये 5 से भी डिविजिबल है 35, और 7 से भी डिविजिबल है, यानी ये दोनों में काउंट हो गया। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम यानी कि 35 से डिविजिबल संख्याओं की संख्या निकाल करके इन दोनों को जोड़ के माइनस करना है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग 35 से डिविजिबल संख्या निकालें 1 से लेके 1000 तक, तो कितना होगा? 1000 को 35 से डिवाइड करना है। तो 35 दिया तो लगेगा नहीं, 2 बार में 70, 300 हुआ, तो ये कितना जाएगा? 35 दिया 35 चौके 140 का दोगुना, यानी कि ये 8 बार में जाएगा, यानी कि 28 संख्याएं ऐसी है जो 35 से डिविजिबल है। अब हमें आंसर देना है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 1 342 नंबर आया, और ये जो रिपीटेड वाले हैं वो माइनस कर दीजिए 28। जब माइनस करेंगे तो 314 संख्याएं आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आगे, क्रमित युग्मों एक्स वाई की संख्या कितनी है जहां एक्स वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिससे 8 अंकों की संख्या ये 11 से विभाज्य। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के ओड प्लेसेस पे जो भी डिजिट हैं उनका योगफल, और इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका योगफल, दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वही चीज़ करना है। अगर इस संख्या में देखें तो इवन प्लेसेस पे क्या है? 5 है, 9 है, x है, 7 है, तो 7 9 16 5 21 प्लस x आया। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ओड प्लेसेस, y है, 3 है, 8 है, 4 है, तो 4 8 12 5 12 3 15 प्लस y यहाँ से आपको मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस आप एक बार 0 कर लीजिए, एक बार 11 कर लीजिएगा, या फिर -11, जो भी पॉसिबल हो। यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 6, और ये आ गया आपका प्लस का x माइनस का y बराबर 0। तो 6 को पॉजिटिव रखना है तो इन दोनों की इस तरफ भेज दीजिए, तो मिलेगा y माइनस एक्स बराबर 6। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सोचना है y और x का क्या क्या पॉसिबल है। तो y को क्या करना है? मैक्सिमम लेना, यानी कि 9। अगर y 9 लिए हैं तो x का क्या लेंगे? 3 लेंगे, तो अब जाके 9 माइनस 3 6। इसी तरह वैल्यू आप घटाते जाइए, 8 लेंगे, इसको 2, इसको 7 लेंगे तो इसको 1 लेना होगा। अगर इसको 6 लेंगे तो इसको 0, तो 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो 3 पेयर आपको यहाँ से मिला है। अब आगे निकालने के लिए क्या करना होगा? इस कंडीशन को 11 के बराबर करना होगा। अगर आप ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, 6 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 की जगह पर हम क्या करेंगे? 11 देंगे। ठीक है, -11 अगर देते हैं तो डिफरेंस यहाँ पर x और y का 17 होगा। तो 2 अंकों में 17 का डिफरेंस तो हो नहीं सकता है। देखिए अंक में मैक्सिमम आप 9 ले सकते हैं, मिनिमम आप क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, इसके अनुसार, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो यहाँ पर डिफरेंस मैक्सिमम 8 का हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ माइनस में 11 लेते हैं तो मैक्सिमम 17 हो जाएगा, इसलिए माइनस का 11 लेंगे, प्लस का लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस वाई बराबर कितना? ये घट जाएगा, बचेगा 5। अब यहाँ भी वैल्यू सोचिए आप, x का क्या लेंगे? 9 लेंगे, तो y का क्या लेना होगा? y का लेना होगा 4। ठीक है, अब घटाते जाइए, यहाँ 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर लेना होगा आपको 2, यहाँ पर अगर 6 लें तो यहाँ पर लेना होगा 1। तो 4 पेयर आपको यहाँ से मिला, तो
तो 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो कुल मिला के कितने 7। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे 94 रुपया प्रति जोड़ी जूतों की दर से 625 जोड़ी जूतों के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाना है जिस पर 20% और 7% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा नगद भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी तीनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लगा लेंगे। पहला डिस्काउंट देख रहे हैं आप 20%, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो वैल्यू क्या होगा 5 से 4। दूसरा डिस्काउंट 7%, इसका मतलब 7/100, 100 पर 7 का डिस्काउंट है तो वैल्यू होगा 100 से 93। इसके बाद फिर से 20% है, यानी 5 से 4 बनेगा, और तीनों सक्सेसिव है तो आपको गुना करना है। और गुना करने से पहले आपको देख लेना कटने वाला तो नहीं है, कटने वाला यहाँ पर 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 25 गुना 5 गुना 5 ये हो जाएगा 625। इधर हो जाएगा 93 गुना 4 कितना 90 गुना 4 360 प्लस 12 372। अब देखिए इनिशियल वैल्यू 625 है तो डिस्काउंट के बाद कितना बना 372, लेकिन इनिशियल वैल्यू अगर जूतों का देखें तो कितना होगा 94 रुपया जोड़ी है, 625 जोड़ी है, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल वैल्यू मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये 625 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये 94 गुना 625, 94 गुना 625 हमें निकालना है इसका। तो देखिए 625 625 94 एक्स्ट्रा है, यानी ये 94 गुना हुआ है, तो इसको भी आपको क्या करना है 94 गुना कर देना है। तो 4 दूना 8 इकाई अंक 8 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे एक टोकरी में 42 फल हैं जो या तो सेब है या संतरे हैं। यदि संतरों से 6 सेब ज़्यादा है तो कितने संतरे हैं। तो ये डिफरेंस आपको माइनस करना है। तो 42 में अगर 6 माइनस करते हैं तो बचेगा 36। इसको 2 भाग में बांट देंगे, पहला हो जाएगा आपका 18, दूसरा भी 18। तो कम वाले 18 होंगे, अधिक वाले कितने होंगे, ये 6 प्लस 18 24 होंगे। तो यहाँ संतरा से अधिक है सेब। संतरा पूछ रहा है तो इसका मतलब संतरा का वैल्यू कम है, 18 आपका आंसर होगा। अगर सेब पूछता तो 18 6 24 हो जाता। ठीक है, आगे एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सा है, विक्रय मूल्य का 80% क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा 80 होगा। अब प्रॉफिट निकालना तो 100 का सामान 80 का सामान 100 में बेच रहे हैं तो 20 का प्रॉफिट होगा किसके ऊपर 80 के ऊपर। 20 का 20 चौके 1/4 कितना होता है 25%। ऑप्शन नंबर सी। आगे इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। एक ब्रांडेड पेन की कीमत 180 रुपया और एक पेंसिल की कीमत 3.5 रुपया है। यदि एक्स ब्रांडेड पेन और वाई पेंसिल की कुल कीमत 935 रुपया है और एक्स प्लस वाई 15 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें इक्वेशन बनाना होता है और एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा कैसे बनेगा, एक्स पेन है, एक पेन का कीमत 180 है तो कितना हो जाएगा 180 एक्स, लेकिन यहाँ 3.5 है तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे, 2 से दोनों डेटा को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 180 एक्स होगा, उसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 3.5 रुपया का डबल 7 रुपया, और वाई पेंसिल है तो 7 गुना वाई 7 वाई हो जाएगा टोटल कीमत। और दोनों का योगफल पहले था 935, हम लोग क्या किए डेटा को 2 गुना किए हैं सभी को, तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो 1870 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना 15। तो दोनों का वैल्यू निकालना है तो एलिमिनेट करना होगा। अब क्या करिए, यहाँ पर y को इक्वल बनाना आसान है, 7 से गुना सभी में 7 चिपका दीजिए। ठीक है, और माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 353x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 7 105, 1870 में 105 घटाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1765, 1765। 3 पचे 15 और 250 15, ये सीधा सीधा 5 बार में कट रहा है, यानी x का वैल्यू 5 आपको मिल गया है। अब y का निकालना है, इसमें रख दीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर देख लीजिए इसमें रख दीजिए आप। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना होगा 5 जाके घटेगा 10 मिलेगा y का वैल्यू। स्क्वायर करके जोड़ना है तो 10 का स्क्वायर 100
और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने के बाद 125 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 जोड़ने पर वह इन सबसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आसान सवाल, ऑप्शन से कर लेंगे। इसमें पकड़ेंगे 18, ये 9 का मल्टीपल होता है। अब देखिए, इन ऑप्शन में से 10 जोड़ने पर आपको 18 का मल्टीपल बनाना है। तो डिजिट देख लीजिए, यहाँ पर 8 एक 9 ऑलरेडी है, एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, नहीं कटेगा 9 से। यहाँ 7 एक 8 है, एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 का मल्टीपल बन जाएगा। ये 2 एक 3 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 1 1 2, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 170 में 10 जोड़ने से 180 मिलेगा और वो 180 इन चारों से विभाज्य होगी। आगे, एक वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। यदि इसके दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफलों के योग का 8 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5 गुने के बराबर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन निकालना है, 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं। एक ही ऑप्शन है, 2 2 4 5 9 यहाँ पर, और इसको बना भी सकते हैं। अच्छा सवाल है, देखिए ये कह रहा है इनके दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का योग का 8 गुना। तो दो वृत्तीय फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वृत्तीय फलक का होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और इस तरह का दो फलक है तो 2 से गुना करेंगे और इसका 8 गुना, फिर से 8 से गुना कर देंगे। ये किसके बराबर है? ये है इसके कर्व सरफेस एरिया के 5 गुने के बराबर। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, इसका 5 गुना आपको करना है। दोनों साइड कटाएंगे, पाई तो पहले काट देंगे, ठीक है, और आर भी एक काट दीजिए आप, यहाँ से 2 भी काट दीजिए, बचा क्या? अब नहीं कटने वाला, यहाँ पर आर यहाँ पर एच, तो एच को इस तरफ ले आइए, आर बटा एच कितना हो जाएगा? 5/8। ठीक है, रेशियो मिल गया आपको। अब इसमें ये बेलन के आधार का व्यास दे रखा है 21। व्यास अगर 21 है तो रेडियस कितना होगा? 10.5। ठीक है, आधा लिखते हैं यहाँ पर, रेडियस हो जाएगा आपका 21/2। अब देखिए रेडियस यहाँ पर 5 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में कितना आया? 21/2। तो ये 5 यूनिट का वैल्यू 21/2 होगा। हमें 8 यूनिट का निकालना है, तो कितना होगा? 21/2 को ये 5 से डिवाइड करना होगा और 8 का निकालना है तो 8 से गुना करना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ 10 हो गया, 10 से ये 2.1 होगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। 21 अट्ठे 168, यानी 16.8 आ जाएगा आपका ऊंचाई। अब आयतन निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिए। आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, आर आपका 21/2, इसका स्क्वायर करना तो 2 बार गुना कर देंगे, और एच है 16.8। कटाइए इसको, 7 से 3 बार में कटेगा, 2 से ये 11 बार में कटेगा, और 2 से ये कट जाएगा 8.4। आंसर लगाना है, इकाई अंक सबका सेम है तो क्या कर सकते हैं? 3 यहाँ पर है, इसमें भी 3 है, तो 9 का मल्टीपल 5 8 13 16, 4 20 नहीं है, ये तो है ही 11 का मल्टीपल, हम लोग पहले देखे थे। और यहाँ पर कट 5 13 14, 2 16, 2 18, ये 9 का मल्टीपल, लेकिन ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 6 5 11, 8 2 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे इसको सरल करना है। देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में है माइनस। जब माइनस रहता है तो क्या होता है? 4ab, यानी कि 4 इंटू ए आपका है 9x और b आपका है 4y। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 24x से, तो नीचे दे दीजिए 24x, कटा दीजिए आंसर आप। 4 से ये कट जाएगा 6 बार में, और यहाँ पर x तो कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यहाँ पर 2 बार में, 2 से ये 2 बार में, तो 2 तिया 6, और यहाँ पर y बचा है तो 6y आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक आयत का विकर्ण √89 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एल प्लस बी का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा? उसका डबल करना होगा। और ये क्या सब दे रखा है हमारे पास? आयत का विकर्ण है ये। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होता है समझिए इसको। ये मान लीजिए आपका आयत है, ये आपका एल है, ये बी है, और ये हो गया इसका विकर्ण।
तो पाइथागोरस लगाने से हमें विकर्ण प्राप्त होता है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रूट अंडर में लेंगे तो ये हमारा विकर्ण होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट 89। तो रूट दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 89। क्षेत्रफल है 40, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई जो कि है 40। अब अगर हमें एल प्लस बी निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 89 है, प्लस 2LB जो कि 40 का डबल 80 हो जाएगा। जोड़ने से मिलेगा हमें कितना, 169। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ेगा, तो एल प्लस बी का वैल्यू 169 का वर्गमूल 13 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, तो 13 दूना 26 आपका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 7 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दी जाए तो नया औसत कितना होगा। कई बार बताएं आपको कि जो एक्शन हम संख्या के साथ करते हैं एवरेज के साथ भी वही एक्शन होता है। यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 7 घटा रहे हैं तो एवरेज में भी 7 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16, ऑप्शन नंबर सी। आगे 4, 8 और 19 के चतुर्थानुपाती तथा 9 और 4 के माध्यानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 संख्या आपके पास ए बी सी, अगर इसका चतुर्थानुपाती निकालना तो बी सी बट्टा ए करते हैं। ठीक है, और 2 नंबर आपके पास है ए बी, अगर इसका माध्य अनुपाती निकालना तो रूट अंडर ए बी करते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। इस सब का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि 8 गुना 19 बटा 4। इसका अनुपात निकालना है इसके माध्य अनुपात के साथ, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 चौके 36। तो 4 से ये 2 बार में कटेगा और रूट 36 बराबर क्या, 6। 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में, तो यहाँ पर 19 बचा और यहाँ पर 3, तो 19:3 आपका आंसर होगा। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट, यदि ये दे रखा है तो a माइनस बी का मान आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करने वाला सवाल है, इसको सॉल्व करिए। 72 मतलब 36 गुना 72, तो 36 का वर्गमूल 6 आएगा, रूट में बच जाएगा 2, प्लस 12 मतलब 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 3। ये किसके इक्वल है, ये है a रूट 2 प्लस b रूट 3 के इक्वल। अब यहाँ पर रूट 2 को रूट 2 वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 6। ठीक है, a बराबर 6 मिल गया, और रूट 3 वाले को कंपेयर करेंगे तो b बराबर आपको 2 मिलेगा। तो a माइनस बी निकालना है, यानी 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आपका आंसर होगा। आगे 20 से 40 के बीच अभाज्य संख्याओं की औसत तथा 10 से 30 के बीच 2 के गुणजों के औसत में कितना अंतर है वो ज्ञात करना आपको। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि 20 से 40 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, उसके बाद 37 हो जाएगा, और कोई है नहीं। सबको जोड़ लीजिए, यह 60 40 100 हो गया, 9 3 12 13 7 20, यानी 120 हो रहा है योगफल। एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा, 4 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 इसका एवरेज आएगा। अब अगर इसका बात करें, ये 10 से 30 तक 2 का गुणज की बात कर रहा है, तो देखिए 10 के बाद अगली कौन सी संख्या जो 2 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 12, उसके बाद 14, इसी तरह से कहाँ तक चलना आपको, 28 तक, क्योंकि ये बीच वाला आपको लेना 10 से 30 के बीच, तो मैक्सिमम यहाँ 28 हो जाएगा। तो इन सब का योगफल निकालना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 6 प्लस 7 प्लस इसी तरह से ये जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 14, ये चीज़ निकला। अब ये सीरीज है, एक एक का डिफरेंस है, तो इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कितना होगा, 6 प्लस 14 बटा 2, यानी कि 20 का आधा 10 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए 2 गुना एवरेज आपका आ गया कितना, 20। अब ये जो एवरेज आया 10, ये जो एवरेज आया है इसको टोटल नंबर से गुना कर दीजिए, तो आपको ज्ञात करना होगा कि इसमें कितनी संख्याएं हो सकती है। तो उसके लिए आपको
लास्ट में फर्स्ट माइनस करना है, प्लस का 1 करना है। तो 14 में 6 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पर 9 से गुना कर देना है। तो ये जब आप गुना करेंगे तो इन सब का योगफल मिलेगा। तो 10 नंबर 90, 2 बाहर में, तो 90 गुना 2 180 आ जाएगा इनका योगफल। इनका भी एवरेज आपको निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो जितनी संख्या उससे डिवाइड करना होगा। तो कितनी संख्या थी हमने कैलकुलेट किया कैसे, घटा के प्लस 1 करके। तो यहाँ पर 9 आया था, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आपका यहाँ पर एवरेज निकल कर आएगा। अब इन दोनों का एवरेज का जो है अंतर हमें देना है। तो देखिए 30 और 20 दोनों का अंतर कितना है, 10 है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन सबको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, डिफरेंस का HCF, ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 72 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहाँ पर 0, 108 का यहाँ पर आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 100 कितना, 14 में से 6 घटा 8 यानी कि 180। अब इन तीनों का जब हम लोग HCF फाइंड करेंगे वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए 72 मतलब ऑप्शन में देख लीजिए 72 किससे डिविजिबल है, एक ही नंबर दिख रहा है 36 से, तो यही इसका HCF हो सकता है। 36 दूना 36 तिया 36 पंचे, तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक किसी कार्य के 1/6 भाग को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 34% भाग को 17 दिनों में पूरा कर सकता है। सी उस कार्य के 1/3 भाग को 19 दिनों में पूरा कर सकता है। और डी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन कार्य को पहले पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको सभी का टाइम निकालना होगा, और जो मिनिमम टाइम लेगा वही जो है सबसे पहले काम को करेगा। तो देख लीजिए, ए की अगर बात करें तो 1/6 कर रहा है 13 दिन में, तो पूरा काम करेगा 6 गुना 13 78 दिन में। ठीक है, बी की अगर बात करें तो ये कर रहा है 34% 17 दिन में। देखिए अगर हम लोग 17 से डिवाइड कर दें तो एक यहाँ पर 2, यानी 2% काम कर रहा है ये एक दिन में। तो 100% काम कितना दिन में करेगा ये, 2 का 50 गुना, इधर भी 50 गुना करेंगे, यानी कि बी जो है 50 दिन का टाइम लेगा पूरा काम करने में। अब सी की अगर बात करें तो 1/3 कर रहा है 19 दिन में, तो पूरा करेगा 3 गुना 19 57 दिन में। और डी की बात करें तो ये 3/4 कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 60/3 यानी 20 दिन में करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 3/4 का उल्टा यानी कि 4/3 से इसको गुना करना है। तो मिनिमम टाइम यहाँ पर हमें डी का दिख रहा है 20 दिन का, तो यही काम को पहले पूरा करेगा। बी डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि सेक प्लस 10 ये है तो सेक माइनस 10 का मान आपको ज्ञात करना। सिंपल सा है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से इसका आंसर लगा देंगे। देखिए इसका तरीका क्या है, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आपके पास क्या है 4 + √15, और आपको निकालना सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का मान क्या है। तो मान लीजिए x है। अब अगर x माने हैं तो देखिए इन दोनों को अगर आप गुना करते हैं और इधर भी, तो इस तरफ आपको मिलेगा क्या, a + b इंटू a - b का फॉर्म। तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कि sec² - tan², जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और इधर जब आप गुना करेंगे तो दोनों का गुना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये 4 + √15 को इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 4 + √15 एक के नीचे और बराबर x। तो x का ये वैल्यू आपको मिला है, ये वैल्यू है, तो आंसर में है तो नहीं, तो क्या करना होगा, इसका परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण इसका हो जाएगा 4 - √15। कैसे, देखिए आपको परिमेयकरण करने से पहले एक नज़र देखना है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ √15 का स्क्वायर 15, तो 16 और 15 का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो केवल चिन्ह आपको बदल देना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस कर देना है। तो माइनस वाला यहाँ दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, एक फार्म में मुर्गियाँ और खरगोश हैं, कुल मिलाकर 20 प्राणी है, पैरों की कुल संख्या 56 है, फार्म में कितनी मुर्गियाँ हैं। बहुत कॉमन सा सवाल है, इसको जल्दी बनाने के लिए आपको देखना होगा कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या को ब्रेक करेंगे। जैसे
टोटल प्राणी है 20। अब जानते हैं खरगोश को 4 पैर होता है और मुर्गियों को 2। अगर हमें मुर्गियों की संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या को इसके बराबर मान लेंगे। यानी मान लीजिए मुर्गी को भी यहाँ पर 4 पैर है। अगर 4 पैर मानते हैं, टोटल प्राणी 20 है, तो कितने पैर होंगे? 20 गुना 4 80 पैर होंगे। जबकि इसके पास 56 ही है, तो कितना अधिक आ गया है? डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आपको 24 अधिक निकल कर आएगा। ये 24 का डिफरेंस किस वजह से आया है? ये आया है आपने मुर्गियों के पैर 2 के जगह पर 4 काउंट किया है। कितना अधिक किया? 2। यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर आया 24 सा। डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड करना आपको, तो 12 निकल कर आया। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे। एक समबाहुभुज में 2n भुजाएं हैं। 2 आसन भुजाओं के बीच बना कोण कितना होगा? यानी आपको इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना है। अगर आपके पास भुजाओं की संख्या दी गई है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कितना? 360 बट्टा भुजाओं की संख्या, जो कि 2n है। अब ये है एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? देखिए, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का योगफल 180 होता है। ये बात भी आपको पता है। अगर एक्सटीरियर दिया है, इंटीरियर हमें निकालना, तो क्या करना होगा? 180 में ये बाह्य कोण जब माइनस करना होगा, यानी कि 360 बट्टा 2n। तो 2 से इसको घटा देंगे 180 बार में। 180 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा n। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा। ठीक है, 180 बाहर में, नीचे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बट्टा n। आगे, पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू एस आर के समांतर है। कोण क्यू आर एस 60 डिग्री है। आर को केंद्र मानकर और आर क्यू को त्रिज्या मानकर एक चाप क्यू ए बी खींचा जाता है जो एस आर को बिंदु बी पर काटता है। ये चाप क्यू ए बी पर स्थित एक स्वेच्छ बिंदु है। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 14 सेंटीमीटर है और एस बी 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक डायग्राम खींच लीजिए समलंब के आकार का। तो इस तरह का एक हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। समलंब चतुर्भुज है तो इनकी 2 भुजाएं समांतर होनी चाहिए। इसका नाम है पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू एस आर के समांतर। तो इस तरह से आपको पी क्यू यहाँ लेना है और आर एस यहाँ पर लेना है। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अब ये कह रहा है कि कोण क्यू आर एस 60 डिग्री है। क्यू आर एस ये वाला कोण ये दे रखा है 60 डिग्री का। आर को केंद्र मानकर आर क्यू को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जाता है जो एस आर को बी पर काटता है। ये जो एस आर है इसको बी पर काटता है। अगर आर को सेंटर मान के और क्यू आर को रेडियस मान के आप चाप खींचेंगे इस चतुर्भुज के अंदर, तो इस तरह से आपको एक चाप खींचता हुआ दिखेगा जो एस आर को बी पर काटती है। और ये जो है चाप क्यू ए बी पर एक स्वेच्छ बिंदु है। तो इस पर कहीं पर भी आप ले सकते हैं पॉइंट है। मान लीजिए ये है। अब इसमें क्या सब दे रखा है? पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 14, यानी इसकी लंबाई आपके पास है 14। एस भी 8 है, ये जो है कितना है? 8 है। तो क्षेत्र पी क्यू ए बी एस पी, पी क्यू ए बी एस पी, यानी इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है ये चतुर्भुज में त्रिज्यखंड को छोड़ के। तो कैसे होगा? सिंपल सा, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें ये जो त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है आर क्यू बी, इसका एरिया घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? समांतर भुजाएं और ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर ये त्रिज्यखंड को देखते हैं, ये आर क्यू त्रिज्या है तो ये आर बी भी त्रिज्या है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। तो ये भुजा हो गया 8 + 14 22 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर। अब बात है ऊंचाई का। तो ऊंचाई निकालने के लिए अब आपको यहीं पर सोचना है। देखिए, अगर आप Q से B को मिला देते हैं तो आपको ट्रायंगल दिखेगा आर क्यू बी, और ये कोण दे रखा है 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना बचा? 180 - 60 120, और ये दोनों बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 60 डिग्री के दोनों कोण होंगे। तो त्रिभुज हो गया एक समबाहु। समबाहु त्रिभुज हो गया तो ऊंचाई हम आराम से निकाल सकते हैं।
समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, h बराबर √3/2 इंटू ए करते हैं। ठीक है, तो h यहाँ सबको मिल जाएगा। ए कितना है इसका 14 है, तो 14 यहाँ रखेंगे, 2 सतह यानी कि 7√3 आपका h का वैल्यू निकल कर आएगा। अब एरिया की बात करें तो समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 गुना ऊंचाई जो कि 7√3 है, तो 7 गुना √3 का वैल्यू ले लीजिए यहाँ से 1.73 ही लीजिए, 2 छोड़ दीजिए, गुना समांतर भुजाओं का योगफल। ये 14 है, ये 22 है, तो 14 + 22 हो जाएगा 36। ये कटा देंगे 18 बार में, तो 18 सतह 126 गुना 1.73 करना होगा आपको। तो अगर आप 1 में गुना करते हैं तो 126 मिलेगा, प्लस इसके बाद 126 गुना 0.7 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700 और 26 सतह 182, 882, इसको आप लिखेंगे 88.2 प्लस 126 गुना 3 कर दीजिए, तो 378 होगा, यानी 3.78 हुआ ये, तो आप 4 ले लीजिए अप्रॉक्स। सबको जोड़िए, यहाँ से 26 4 30 हो जाएगा, 130 + 88 218.2 के करीब जो इसका एरिया आ रहा है। अब आपको फाइंड करना है किसका एरिया, ये त्रिज्यखंड का। सिंपल सा है, अगर हम लोग पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें रेडियस को इसके बराबर मान के, तो क्या निकलेगा πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r14, तो 14 गुना 14 होगा। लेकिन ये जो है पूरा वृत्त का, वृत्त मतलब 360 डिग्री का, लेकिन ये हमें निकालना 60 डिग्री का ही, तो 60 डिग्री का निकालना है, टोटल है 360 डिग्री का, तो इतना वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ये कट जाएगा, 1/6 आएगा, 7 से 2 बार में, और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है, पॉइंट में जाएगा, 3 से ये काट दीजिए, 7 21, 3 3 9, 7.3 गुना 14 करना आपको, कितना आ जाएगा, 14 सतह 98, 14 तिया 42, 102 के अप्रॉक्स में जो है इसका एरिया आ रहा है। ये है 218, तो 218 में 102 घटा दीजिए, तो 116 आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, अंजलि को 7,000 रुपया लागत वाले एक शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 35% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद उसे 17% का लाभ हो। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, हम यहाँ पर रेशियो से इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और इसका जो अंकित मूल्य इन्होंने बनाया वो एमपी है, यानी कि मार्क प्राइस। तो सीपी से एमपी, फिर एमपी पर डिस्काउंट देंगे तो एसपी मिलेगा। तो पहला डिस्काउंट है 35%, इसका मतलब 7/20, तो 20 पर 7 का डिस्काउंट, रेशियो बनेगा 20 से 13। ठीक है, इसके बाद 30% का अगला डिस्काउंट है, यानी कि 10 पर 3 का डिस्काउंट, 10 से 7 का रेशियो बनेगा। ये फाइनल को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो मिलता है। तो देखिए 17% का लाभ है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 मान लें तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 117 होगा। इन तीनों को गुना करने से आपको ये मिल रहा है। अगर आपको ये वाला वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, इन दोनों को गुना करके इसको डिवाइड करना होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो आप ले आइए, 200 हो गया, इधर डिवाइड कर देंगे, इधर 13 गुना 7 लिख दीजिए, 13 से ये कट जाएगा 9 बार में, और 100 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो इसको गुना करने के लिए पहले आपको इस डायरेक्शन में करना है। तो 7 है यहाँ, कुछ नहीं, तो 7 हो गया, 2 है 9 है, 2 9 18 हो गया। ठीक है, यानी 7 से 18 बनाया, जबकि एक्चुअल में 7,000 इसका प्राइस है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7,000, 18 का कितना, 18,000। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।